मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अपना बचा हुआ पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत उस समय क्या हो रहा था जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो हमने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहले पोलैंड पे आक्रमण होता है, फिर जर्मनी पे आक्रमण होता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। चूंकि उस समय ब्रिटेन भारत का उपनिवेश था, भारत पे शासन कर रहा था, तो ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय भी बढ़ चढ़ के द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले, लेकिन भारत द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका भारत देख चुका था और इसलिए भारत चाहता था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रहे। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय भी इसमें हिस्सा ले और भारत को इसमें हिस्सा लेना भी पड़ा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का भारत पे शासन था और भारतीयों की तरफ से ज़्यादा यहाँ से सैनिक भेजे जाने लगे और युद्ध सामग्रियाँ भेजे जाने लगी। और द्वितीय विश्व युद्ध बहुत, इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ था। इसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और ये बहुत ही बद से बदतर हालत हो गई थी। तो अंग्रेज तरह तरह की योजनाएं बना रहे थे कि कैसे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। तो इसके लिए उसने क्रिप्स मिशन बनाया था, जिसका मुख्य मोटिव था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद हम देखते हैं कि भारतीय व्यवस्था में कौन सी उथल पुथल होती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। इसको मुझे 2 पार्ट में बनाना होगा और ये बहुत ही लंबा होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। तो और एक बात और मैं शेयर आज करना चाहूँगी कि मेरा चैनल बनाने का पर्पस नेम फेम नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मेरा ये मोटिव चैनल बनाने का है कि मैं उन गरीब बच्चों की मदद कर सकूं कि जो हिंदी मीडियम से आते हैं। क्योंकि मैं जैसे स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि बच्चे लोग पढ़ना तो चाहते हैं, पर उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं है जिससे वो अच्छी अच्छी कोचिंग्स ले सके। और यहाँ पे अधिकांश हम लोग देखेंगे CBSE माध्यम का ही क्लासेस चलता है। तो BSCB के लिए भी मेरा जोर रहेगा कि बिहार बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा फोकस रहे और हिंदी मीडियम के छात्रों की हेल्प हो सके। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उन बच्चों की मदद कर सकूं जिनके पास पैसे की कमी है और वो मेरे चैनल पे आके अच्छे से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एक बृहत आंदोलन था और अंतिम आंदोलन भी सिद्ध होता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अंतिम आंदोलन शुरू होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ही रच ली गई थी। तो गांधी जी का अंतिम बृहद आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का अंतिम बृहद आंदोलन होता है। इसका कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। इसका एक कारण नहीं है, इसके बहुत कारण थे, जैसे कि क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन असफल हो गया, यहाँ पे आके भारतीयों को इसने यानी कि योजनाएं रखी थी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाता है। फिर विश्व युद्ध, महंगाई, विश्व युद्ध के चलते महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, इससे भी भारतीय जनता में असंतोष था और जापान का डर था कि जापान कभी भी आक्रमण कर देगा ब्रिटेन पे। तो ये सारे कारण रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे होता है। और अब इसमें ये जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो इसके बीच कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जिसके बाद ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो वर्धा प्रस्ताव, 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव होता है, बॉम्बे अधिवेशन, और फिर आंदोलन आरंभ हो जाता है और ऑपरेशन जीरो हार्ट। तो ये चारों हमें पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव होता है। वर्धा में इसकी बैठक करते हैं महात्मा गांधी और इसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आजाद। ये वर्धा में होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन QIM, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पेश किया जाता है। यहाँ पे वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पे वर्धा प्रस्ताव जो होता है उसमें QIM, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है और गांधी जी कहते हैं मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा।
तो उनका कहना था कि मैं देश के बालों से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर बॉम्बे अधिवेशन के बारे में चलिए जानते हैं। 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन होता है। स्थान था बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे अधिवेशन होता है 7 अगस्त 1942 में, और इसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। और प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है और ये पारित हो जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू देते हैं बॉम्बे अधिवेशन में। ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान के नाम से ये फेमस है और यहाँ पे ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। महात्मा गांधी यहाँ पे नारा देते हैं करो या मरो, या तो करो या तो मरो का नारा देते हैं, और ये नारा बहुत ही सफल रहा। लोगों के जनमानस को इसने झकझोर के रख दिया, करो या मरो का नारा। और इस आंदोलन के लिए 13 सूत्री कार्यक्रम बनाया जाता है और इसका प्रारूप था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप था इस तरह से कि पहले आगे के लाइन में नेता, 2 लाइनें बनाई गई थी कि आगे के लाइन में नेता रहेंगे। अगर ये आगे के नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो सेकंड लाइन के नेता जो है सेकंड लाइन लीडरशिप वो आंदोलन को स्टार्ट रखेंगे। अगर आगे के नेता जो हैं फर्स्ट लाइन के नेता अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए गुप्त रूप से ये सेकंड लाइन के लीडर जो है वो आंदोलन को स्टार्ट रखेंगे। तो 2 लाइन इसलिए बनाई गई थी कि पहला लाइन अगर गिरफ्तार होता है तो दूसरा लाइन इस आंदोलन को सक्रिय रूप से गुप्त रूप से स्टार्ट रख सके। उसके बाद 13 सूत्री कार्यक्रम कौन थे? सत्य और अहिंसा, शहर शहर गांव गांव, सत्य और अहिंसा के माध्यम से ये शहर शहर गांव गांव में फैले। युवा वर्ग की भागीदारी हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, महिलाओं की सक्रिय भूमिका हो। शीर्ष नेता गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन गुप्त रूप से सक्रिय, शीर्ष नेता अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो आंदोलन सक्रिय रूप से स्टार्ट रहना चाहिए। नमक हमारी संपत्ति है और इस पर जो भी कानून बनता है हम उसका विरोध करेंगे, देश में शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। ये इसके 13 सूत्रीय कार्यक्रम थे जिसका ध्यान रख करके इस आंदोलन को चलाना था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए जब ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है तो ऑपरेशन जीरो आवर आता है 9 अगस्त 1942 को, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित किया जाता है। तो ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है जिसमें कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अलग अलग जगहों पे रखा गया। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी कि किन किन जगहों पे किन किन नेताओं को रखा गया था और कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या होता है। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को, जिसके अंतर्गत देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित कर दिया जाता है। भूमिगत आंदोलन की शुरुआत। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत आंदोलन शुरू होता है, जिसमें भूमिगत आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले नेता थे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता जो कि एक रेडियो चालक थी और उसका काम था गुप्त रूप से रेडियो द्वारा एक जगह से दूसरी जगहों पर अपना संदेश पहुंचाना। उषा मेहता रेडियो चालक, राम मनोहर लोहिया, ये सब भूमिगत आंदोलन की शुरुआत में आरंभ करने वाले नेता थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है तो देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर करके जेल में रखा जाता है, अलग अलग जेलों में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं किन किन जेलों में उनको रखते हैं। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, इन चारों को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। बाकी बचे नेता को अहमदनगर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था और 8 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन रामवृक्ष बेनीपुरी की मदद से जयप्रकाश नारायण जेल से भाग जाते हैं। तो ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि दिवाली के दिन जेल से कौन से नेता भागे थे। तो जयप्रकाश नारायण जेल से भागते हैं 8 नवंबर 1942 में रामवृक्ष बेनीपुरी की मदद से।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल पटना में, जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था अल्मोड़ा जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और अन्य नेता जो बच गए थे उनको अहमदनगर जेल में रख लिया गया था। तो कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पे रख लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के चरण, भारत छोड़ो आंदोलन के 3 चरण थे। तो हमने ये भी पढ़ा कि 2 लाइन लीडरशिप करके इस आंदोलन को चला गया था कि अगर फर्स्ट लाइन लीडरशिप के नेता गिरफ्तार होते हैं तो इन फर्स्ट लाइन में जो भी मेन लीडर हैं वो अगर गिरफ्तार होते हैं तो सेकंड लाइन वाले जो भी नेता है वो गुप्त रूप से इस आंदोलन को सक्रिय रखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 3 चरण में होता है। पहला चरण था, प्रथम चरण गांधी जी के द्वारा, द्वितीय चरण क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, तृतीय चरण युवा नेताओं के द्वारा। प्रथम चरण में देखिए क्या क्या बातें हुई। बड़े शहरों तक सीमित रहा, पहला चरण जो था वो बड़े शहरों तक सीमित रहा, छोटे शहरों में नहीं पहुंच पाया। मुख्य शहर थे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ तक ये भारत छोड़ो आंदोलन पहुंचा था। सरकारी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पूना और अहमदाबाद तक भारत छोड़ो आंदोलन पहुंचा था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पुलिस से हिंसात्मक झड़प हो रही थी, कारखानों में हड़तालें हुई, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। तो ये आंदोलन बहुत व्यापक तरह से फैल चुका था और जगह जगह प्रदर्शन हो रही थी, हड़तालें हो रही थी और इसमें महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। तो ये पहला चरण था जिसमें गांधी जी प्रमुख नेता थे और इसमें ये बड़े शहरों तक सीमित रहा, छोटे शहरों तक पहुंचने में ये संभव नहीं हो सका। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा चरण। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा चरण में ग्रामीण, द्वितीय चरण में क्षेत्रीय नेता पार्टिसिपेट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये पहुंच जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन पहुंचा। पहला चरण में बड़े शहर तक, द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा और समानांतर सरकार की स्थापना होती है, इसमें समानांतर सरकार की स्थापना होती है। क्षेत्रीय नेता बलिया से चीतू पांडे क्षेत्रीय नेता थे जिसने आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाया। तामलुक से सतीश सामंत 1942 से 1949 तक ये आंदोलन में पार्टिसिपेट करते, सबसे लंबी अवधि तक तामलुक से सतीश सामंत। सतारा से वाईपी चौहान, अहमदनगर से आजाद सरकार, ये क्षेत्रीय नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर संभाली अपने अपने क्षेत्र में और इस आंदोलन को बहुत व्यापक तौर पे बढ़ाया। तो द्वितीय चरण थे क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा बढ़ाया गया था और तीसरा चरण भारतीय छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का तीसरा चरण था युवा नेता। इसमें युवा नेता पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ करके। तृतीय चरण भूमिगत आंदोलन का चरण था। ये भूमिगत आंदोलन का चरण था जिसमें लोग सामने से नहीं बल्कि भूमिगत होकर के आंदोलन कर रहे थे। सामने से लगता था कि ये आंदोलन का हिस्सा नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड तरीके से आंदोलन में पार्टिसिपेट थे। नेतृत्व करता थे सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली। उषा मेहता सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण करने वाली महिला थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में सबसे पहले रेडियो संचालन किया था, उषा मेहता। तो ये वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी में एक बार आया हुआ, उषा मेहता वाला। गुप्त रूप से बॉम्बे में रेडियो का संचालन करती थी उषा मेहता। भाषण राम मनोहर लोहिया, और भाषण इस टाइम में भाषण दिया था राम मनोहर लोहिया ने। तो तृतीय चरण, तो मतलब 3 चरण मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और ये गांधी जी का सबसे बृहद आंदोलन और अंतिम आंदोलन था जो कि ग्वालियर टैंक मैदान में रचा गया था और इसका प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ा और अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब वो देश पे शासन नहीं कर सकते हैं और इस आंदोलन को दबाने में उन्हें पूरे 1 साल का समय लग जाता है। ये आंदोलन इतना व्यापक हो चुका था कि पूरा 1 साल लगा था इस आंदोलन को दबाने में। चर्चिल ने इस आंदोलन के बारे में बयान दिया था। भारतीयों ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा, भारतीयों ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था इस वक्त पे। आंदोलन, गांधी फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास रखते। इस आंदोलन में गांधी जी
21 दिन का उपवास रखते हैं और उसके बाद वो पूरी तरह से बीमार भी पड़ गए थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन गांधी जी बच जाते हैं। पर अफसोस की बात है, आंदोलन समाप्त होता है और गांधी जी जब रिहा होते हैं तो उनकी पत्नी और उनके सचिव दोनों की मृत्यु हो जाती है। 6 महीनों से 44 को गांधी जी जेल से रिहा होते हैं और पत्नी और सचिव दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों इस आंदोलन का हिस्सा थे और साथ में ही जेल गए थे, साथ में ही नजरबंद थे। तो गांधी जी को बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़ी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो भी बीमार थे। तो खराब स्थितियों से भी लड़ते हुए उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट समाप्त हो जाता है। जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्त होने के बाद भी इसने ऐसी स्थिति बना दी थी कि अंग्रेजों के सामने अब कोई स्थिति नहीं बची थी कि वो भारत में शासन करे, और इसने ही भारत की आज़ादी की नींव रखी। इसके बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब हम भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं, भारतीयों को हमें उनका देश लौटाना होगा। और अब वो समय आ गया है जब हम भारत छोड़ के चले जाएं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने जो नारा दिया था, करो या मरो, इससे लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों को समझ में आया कि या तो उन्हें करना है या उन्हें मर जाना है। और इस आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। महिलाओं की भागीदारी बहुत रही। यहाँ पे अंग्रेजों का जो भी सामान था वो उसको तहस नहस किया गया और आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। गांधी जी का हमेशा से ये मानना था कि अहिंसा के राह पे ही चलना है, इसलिए गांधी जी इसके विरोध भी हो गए फिर बाद में, और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 3 चरण में कार्य करता है और पूरे व्यापक रूप से फैल जाता है। उसके बाद ये समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों को ये समझ में आ जाता है कि अब उन्हें यहाँ से वापस जाना है। तो ये हमारा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ना है हमें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे देश की आज़ादी को दिलाने में। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज़ाद हिंद फौज, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत आज़ाद कैसे होता है और हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके अच्छे अच्छे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो जो है वो बीपीएससी, यूपीएससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ा जाता है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल अच्छा है और मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ तो आप जाके कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और कोई सजेशन है तो वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।